इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा तरस जाती थी। मैं कम उम्र की लड़की थी। इन दिनों मेरे अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मेरी दीवानी में अपने मैके गई तो देवर की देखभाल मेरे ऊपर छोड़ गई। जिस दिन देवर और मैं घर पर अकेले थे, देवर को देखकर मेरे मन मचलने लगा। इसी वजह से मैं खूबसूरत नेट पहनकर देवर के कमरे में चली गई तो देवर मेरे जज्बातों का अच्छी तरह समझ रहा था। फिर देवर कहने लगा, आज तो सही मौका मिला है करने का। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और फिर हम दोनों ने पूरी रात जोश के साथ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं देखने में भी आधी दूध की तरह सफ़ेद थी। मेरी शादी 3 साल पहले मेरे शोहर जवान के साथ हुई थी। मेरे शोहर काम के सिलसिले में विदेश रहती थे। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा तरस जाया करती थी। मेरी उम्र की लड़की अपने शोहर के साथ खूब मज़े करती। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे शोहर मुझे छोड़कर चले गए। मैंने कई बार अपने शोहर से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि वो मुझे भी अपने पास बुला ले, लेकिन वो मेरी बात मानने को मंजूर नहीं थे। विदेश में मेरे शोहर बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अपने शोहर के बगैर हिंदुस्तान में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरे ससुराल में मेरा देवर और मेरी दीवानी रहती थी। मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। इन दोनों की लव मैरिज थी। मेरे ससुर तो पहले ही वफात पा गए थे, इसलिए मैं अपने ससुराल में अकेली पड़ गई। क्योंकि शाम को जब भी देवर घर आता तो दोनों शोहर बीवी अपने रूम में चले जाते। वो दोनों अपनी ज़िंदगी के खूब मज़े ले रहे थे, लेकिन मैं अपने शोहर के आगे बहुत ज़िद कर दी कि वो मुझे भी अपने साथ विदेश में ले जाए, लेकिन वो कहते थे कि अब हालात ठीक नहीं है। ये सब सुनकर मैं मायूस हो जाती। सारा दिन मैं घर के काम काज में गुजारते थे, लेकिन शाम को जब दोनों मियाँ बीवी को देखती तो मुझे समझ में आ जाता कि वो अब लोग क्या करने वाले हैं। जब मैं इनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी होती तो दोनों के कमरे से बाहर से आवाज़ सुनती तो मुझे समझ आती कि वो लोग आज खूब मज़े ले रहे हैं। इन दोनों को देखकर अपनी किस्मत पर बहुत ही मुझे बेकार लगती, क्योंकि ज़िंदगी के मज़े तो वो दोनों ही ले रहे थे। ये शादी मेरे मामा ने करवाई थी। मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। माँ ने जब बताया कि लड़का भी विदेश में जॉब करता है तो मेरे घर वालों ने जल्दी मेरी शादी कर दी। शादी को लेकर मेरे दिल में कई अरमान भरे हुए थे, क्योंकि मेरी बहुत सारी सहेलियों की शादी भी हुई थी। जब वो मुझे अपने सुहागरात के बारे में सुनाया करती तो वो सब सुनकर मेरा दिल भी अंदर से मचल उठता। मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी होगी तो मैं भी अपने कई अरमानों को दूर करूंगी। सिर्फ 19 साल की थी जो अच्छी इनकम देकर घर वालों ने जल्दी मेरी शादी कर दी थी। मैंने सोचा था कि मैं भी अपने शोहर के साथ भी विदेश में सेटल हो जाऊंगी, वहाँ जाकर दोनों खूब मज़े करेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी किस्मत में कुछ और ही मोड़ ले लिया। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल में रुखसत हुई तो सुहागरात की रात रात मेरे शोहर ने कमर तोड़कर मुझ पर प्यार लुटाया। उन्होंने मुझे प्यार करने में कोई पसंद नहीं छोड़ी। अब मैं अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर थी जहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैंने सब कुछ हासिल कर दिया है। मैं सोचती थी कि मैं भी विदेश जाऊँगी, वहाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने शोहर को अपनी तरफ अपना लूँगी। लेकिन मेरे अंदर जज्बात बहुत भरे हुए थे। मेरा शोहर थोड़ा मोटा था, जैसे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जाता कि मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन मेरे अंदर सहने की ताकत बहुत ज़्यादा थी। शोहर ने रात भर खूब मुस्बत प्यार लौटाया, लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे ये खबर सुनाई कि जब वो वापस मुझे विदेश चले जाएंगे तो इसके बाद वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। इनके जाने के वक्त मैंने बहुत ज़्यादा रोना धोना किया कि काश वो भी मुझे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो मुझे यही कहते रहे कि अभी तुम्हें थोड़ा सा बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम्हें मैं खुद ब खुद अपने पास बुला लूँगा। लेकिन धीरे धीरे मैं यूं ही घर के कामकाज में बिजी हो गई। मैं अक्सर देवर दरवानी के चलाने की आवाज़ें सुनती थी। ये सुनकर मेरा दिल भी बहुत ज़ोर होता था। फिर कुछ दिनों के लिए मेरी दीवानी को मेके जाना पड़ा, क्योंकि इसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन इस दिन मेरा कि देवर किसी काम के सिलसिले से बाहर शहर गया था, वो रात को वापस आने वाला था। इसलिए मेरी दीवानी कहने लगी कि रात को जब समीर घर आए तो आप इसे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने इन्हें फ़ोन बहुत लगाया था और इनका फ़ोन जो है बंद जा रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैंने अपने दिरानी से कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम आराम से अपने घर जाओ, मैं यहाँ अच्छे से ध्यान दूँगी। ये कहकर वो बस स्टेशन की तरफ निकल गई। फिर रात को जब समीर घर आया तो मैंने कहा कि तुम्हारी बीवी कुछ दिनों के लिए अपने मैके गई है, क्योंकि इसके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मेरा देवर कहने लगा, हाँ अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा कि चलो आज की बात है, तुम लोगों की बात तो होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। ये कहकर समीर भी अपने कमरे में चला गया। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर जब मैं समीर को खाना देने के लिए इसके कमरे में गई तो समीर की जो हालत थी, इसे देखकर मेरे तंग बदन में आग लगने लगी, क्योंकि समीर नहाकर सीधा कमरे से बाहर निकला था। इसने अपने बदन पर कपड़े भी नहीं पहने थे। जब हम दोनों की निगाह एक दूसरे से टकराई
तो हम दोनों की शरीयत में ये अलग सा एक एहसास हुआ। हम दोनों के दिलों की धड़कनें कमरे में साफ सुनाई दे रही थीं। फिर समीर को देखते हुए मैंने इससे कहा कि समीर, वो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन समीर ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया, उल्टा वो धीरे धीरे से मेरी तरफ कदम कदम बढ़ाने लगा। आज इसके अंदाज मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे। समीर के चेहरे पर मुझे शरानी मुस्कुराहट नज़र आ रही थी। फिर समीर धीरे से मेरे करीब आया और खाने की इब्तदाई को पकड़ते हुए मेरे हाथों को छुआ। समीर के छूने से ही मेरे तन बदन में ये आग सी लगने लगी। मेरे जज्बात अभी थोड़े बढ़ने ही लगे थे। मैंने जल्दी से अपने जज्बात को काबू किया और फ़ौरन भागकर किचन में चली गई। किचन में आकर मैं बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते हुए फिर से अचानक समीर आकर खड़ा हो गया और फिर अचानक नीचे मुड़ी तो वो मुझसे टकरा गया। मुझे देखकर समीर कहने लगा, भाभी जान, थोड़ा संभल कर काम किया करो। समीर ने मेरे कमर पर हाथ रखा था। आज इतने टाइम के बाद किसी ने मुझे छुआ था। समीर छूने से ही मैंने ढीली पड़ने लगी। आज मुझे कुछ अलग ही लग रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा, भाभी जान, कितना काम करोगी, थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो। मैंने भी कहा कि हाँ समीर, मैं अपने लिए टाइम तो निकाल लूँगी, लेकिन मुझे कोई टाइम देने वाला नहीं है। फिर समीर कहने लगा कि ये कैसी बातें कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना, भाई नहीं है तो क्या हुआ, अब मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप भी मुझे तो मौका दे। अब मैं समीर के इरादे भी समझ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। मैंने तो दर्द अपने पेट में घुमाई और अपने काम में लागी। लेकिन समीर धीरे से मेरी कमर पर हाथ फेरने लगा। जब समीर कमर पर हाथ फेर रहा था तो मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरी धड़कनों की आवाज़ जब बढ़ने लगी तो फिर भी मैं बड़े धीरे धीरे से लफ्ज़ों में कहा कि समीर, आप ये क्या कर रहे हैं। फिर समीर मुझे कहने लगा कि वही जो आप ये सालों से चाहती थी। आप मेरी और समीर की धड़कनें भी बढ़ने लगी। मुझे किचन में हम दोनों की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर धीरे धीरे से समीर का हाथ मेरी नाभि पर आने लगा। अब मेरा भी अपने जज्बातों पर काबू पाना ही मुश्किल हो जाता। समीर कहने लगा, आपको क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आता कि भाई के जाने के बाद आप कितने अधूरी हो गई हो। आपके अंदर भी कई अरमान होंगे, लेकिन आपने वो सारे के सारे अरमान अपने ही दिल में दफन करके रखे हुए हैं। मेरा बहुत मानना है कि मैं आपके सारे अरमानों को पूरा करूं। समीर के मुंह से ये सारे लफ्ज़ सुनकर मैं अब बहकने लगी थी। मैं समीर से कहा कि लेकिन ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मेरे से आगे बोलने से समीर ने मुझे जल्दी से अपनी बाहों में ले लिया और मुझे उठाकर मेरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। आज मैंने ना जाते हुए भी अपने आप को रोक ना पा रही थी। मैं सदियों से प्यार से बेचैन थी। मेरे शोहर को भी देश जाने के बाद मेरी कमी का कभी एहसास नहीं होता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी समीर को मेरे इन एहसासों की भी समझ होगी। फिर से समीर मुझे अपने कमरे की तरफ ले गया और बिस्तर पर जाकर मुझे बैठा दिया और फिर अपनी उंगलियों से मेरे पैरों को सहलाने लगा। आज मुझे अपने शोहर की भी याद नहीं आ रही थी। मेरा बस यही मन हो रहा था कि मैं भी समीर की बाहों में अब खो जाना चाहती थी। फिर समीर ने धीरे धीरे से कमरे की लाइट ऑफ कर दी और फिर धीरे धीरे से मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही समीर ने मेरे माथे पर किस किया कि तभी अचानक मुझे अपने शोहर के गुस्से पर ही आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनते ही मैंने जल्दी समीर को सेट कर दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे शोहर बाहर दरवाजे पर ही खड़े थे। इनका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था। फिर वो गुस्से से कहने लगे, अच्छा मेरे पीछे आ ये सब चल रहा है। ये सुनते ही मेरे माथे से पसीने छूटने लगे। मेरा तन बदन अब कांपने लगा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती अचानक समीर कहने लगा कि भाभी मुझे अकसा रही थी, क्योंकि भाभी का दिल बहुत गधा था, इसलिए मन भी होता था कि वो आप ये सब बहुत दूर रहते थे। समीर के मुंह से ये सारे लफ्ज़ सुनकर मैं तो अचानक हैरान हो गई, क्योंकि इनके सब के पीछे हम दोनों का पूरा पूरा हाथ था। लेकिन अचानक मेरे शोहर गुस्से से कमरे में दाखिल हो गए और उन्होंने समीर को एक ज़ोरदार थप्पड़ चढ़ा दिया और फिर कहने लगा कि मैं दरवाजे पर खड़ा तुम दोनों की सारी हरकतें देख रहा था। तुम मेरे सगे भाई और तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो। मैं तुम पर अपनी जान छिड़कता था और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी को इसके बारे में पता चल गया हो तो सोचो कितना बुरा होगा। ये सुनकर समीर चुपचाप कर गर्दन झुकाए खड़ा था। वो अपने भाई से माफ़ी मांग रहा था। समीर ने जब मुझे देखा तो मेरे पास जवाब देने के लिए कोई भी लफ्ज़ मौजूद नहीं था। लेकर मैं ये सोचने लगी कि जवान अचानक घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। जब मैं जवान से ये सवाल किया तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम को बार बार अक्सर मुझे फ़ोन करके यही कहती थी कि बहुत रोती थी, जो मुझे तुम अपने पास बुला लो। और कहीं ना कहीं मुझे भी यही एहसास होता था कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान अकेले छोड़ आया हूँ। यही सब सोचते हुए मैंने एक प्लान बनाया था कि सोचा था कि तुम्हें हिंदुस्तान ज़्यादा सरप्राइज़ दूंगा। इसलिए मैंने तुम्हें हिंदुस्तान के आने के बारे में पहले कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान आकर मुझे ये एक नया सरप्राइज़ मिल जाएगा। हिंदुस्तान आकर मैंने ये सबसे पहले
अपने भाई समीर को ही फ़ोन किया था, लेकिन जब मैंने इसकी बीवी को फ़ोन किया था तो वो मुझे कहने लगी कि वो अपने मायके आई हुई है क्योंकि इसके बाप की तबीयत अचानक ठीक नहीं है। मैंने सोचा था तब तुम सोने के लिए कमरे में जाओगी तो मैं तुम्हें अच्छा सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे पहले ही तुमसे मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिल जाएगा। मेरी पीछे तुमने मुझे धोखा दिया है। जब मैं समीर को किचन में जाते हुए देखा और जाकर छुप कर देखा तो मुझे तुम दोनों के इरादे थोड़े ख़राब लगने लगे थे, लेकिन मुझे तब भी यकीन था कि शायद ये तो सबसे बड़ा ही गलतफहमी है मेरी थी कि मैं घर पर चुपचाप बैठा हुआ था, तुम दोनों पर नज़र रखा हुआ था। मेरे पास घर की एक ख़राब चाबी पड़ी हुई थी, इसी से मैं घर के अंदर भी दाखिल हुआ था, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर अपने शोहर के आगे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मैं बाहर गई थी, ये सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि कितने सालों से आप मेरे साथ नहीं रह रहे थे। मेरे भी कई अरमान थे शायद इनको लेकर, लेकिन शादी के बाद आप मुझे छोड़कर अकेले विदेश चले गए। मेरी ही गलती है कि मैं अपने जज्बात को काबू ना पा सकी। आप जो सज़ा आप मुझे देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। मैंने जल्द अपने शोहर पे जाकर पैर पकड़ लिए और मैं खूबसूरतों से रोने लगी। मेरे शोहर को मुझसे बेपनाह प्यार था। इन्हें भी लगा था कि कहीं ना कहीं इनकी ही गलती है, तो उन्होंने मुझे इस वक्त माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे शोहर ने मेरे देवर को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया था। मेरे शोहर ने कहा कि मैं इन्हें नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई नज़र पड़े, इसी वजह से मैं तुम्हारी बीवी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, फिर अल्लाह हाफिज़।